हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट रीडर में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा का टॉपिक चल रहा है बेटा। और बच्चों, पिछली बार जो मैंने आपको क्लास में समझाया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। वो था LCR सर्किट यानी LCR परिपथ। उसमें बच्चों मैंने आपको बहुत सारी कंडीशन सिखाई थी, जैसे प्रतिबाधा निकालना, इम्पीडेंस कहते हैं जिसे। फिर हम कह सकते हैं कि हमने उसकी कलांतर निकाला था वोल्टेज और करंट के बीच में, tan phi की फॉर्म में निकालते हैं बेटा। और फिर उसके हमने अलग अलग केस पढ़े थे बच्चे, कि जब हमारा जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कब ज़्यादा कब कम होते हैं, कब बराबर होते हैं, तो उस पर क्या क्या फ़र्क आता है कलांतर में। तो बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके LCR के अलावा बाद तो LCR की हेल्प से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, वो जो टॉपिक है वो है RL और RC परिपथ। इसमें भी बच्चों हम सारी चीज़ें निकालेंगे। हम प्रतिबाधा निकालेंगे पूरे परिपथ की, इसे इम्पीडेंस कहेंगे। इसमें भी हम कलांतर निकालेंगे बच्चों, वोल्टेज और करंट का। और बच्चों, फेजर डायग्राम भी बनाएंगे, फेज डायग्राम भी बनाएंगे बच्चों। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा जिसका बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में। ठीक है स्टूडेंट, और ये है वर्ग माध्य मूल प्रत्यावर्ती धारा, यानी किसी प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल जो वैल्यू होती है उसे हम वो कितनी होती है और या वो क्या होती है। ठीक है बेटा, तो इसको आप बहुत आराम से समझिए, बोर्ड में जरूर आते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले RL परिपथ को समझते हुए बच्चों में अपने समझने के लिए, जब आपको बोर्ड में क्वेश्चन आएगा तो आप इस तरीके से बनाएंगे बेटा। एक प्रतिरोध दिखाएंगे, ओमे प्रतिरोध, और एक इंडक्टर यानी प्रेरक दिखाएंगे। ठीक है बेटा, इस प्रकार से आप सर्किट को दिखा देंगे। अब बच्चों, थोड़ी देर के लिए आपने अलग अलग एलिमेंट के लिए पढ़ा है कि वोल्टेज करंट में क्या रिलेशन रहती है। तो अगर R के लिए बच्चों मैं I0 दिखाऊं इस तरीके से, तो मुझे V0 भी ऐसी ही दिखानी पड़ेगी। V0 और R दोनों सेम ही होती है, तो यहाँ पे VR यानी दोनों सेम होगी। ठीक है बेटा, और अगर L के लिए दिखाऊं तो बच्चों I0 अगर ये है तो जो VL होगी बेटा वो उसके जो है अग्र होगी π/2 एंगल पे, क्योंकि L पे जो वोल्टेज होगी बच्चों वो VL होगी और जो R पे वोल्टेज होगी बच्चों VR होगी। इस प्रकार से अब बच्चों, अगर हम दोनों को इसे सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो बच्चों हम फेजर डायग्राम सबसे पहले दिखाएंगे। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। तो बच्चों, फेजर डायग्राम कैसा होगा अगर आप गौर से देखें तो फेजर डायग्राम बच्चों होगा, हम एक तरीके से इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा x एक्सिस होगा, ये हमारा y एक्सिस होगा। तो अगर आप देखें तो बच्चों VR x एक्सिस पे दिखाया जाएगा और जो VL होगा बच्चों वो इस एक्सिस पे दिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये हमारा VR है तो हमारी I0 भी ऐसी होगी और ये हमारा VL हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब VL और VR, तो बच्चों आप देखना ये एक दूसरे π/2 एंगल पे, तो इनका जो बच्चों परिणामी वोल्टेज होगी वो एल्जेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग से नहीं निकलती, वो वेक्टर के द्वारा निकलती है। तो इनका जो सम होगा बच्चों वो इस प्रकार से होगा, ये सम होगा। तो आप अगर देखें तो ये सम हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं ऐसे करके। तो बल्कि इसको हम थोड़ा सा और सही कर देते हैं, ये ऐसे करके ऐसे। तो ये जो हमारे पास आएगा बच्चों ये E0 आएगी और ये होगी परिणामी वोल्टेज। ठीक है बेटा, और वोल्टेज और करंट में जो कलांतर होगा उसे हम फाई मानेंगे। तो बच्चों, ये जो शो कर रहा है ये शो कर रहा है एक फेजर डायग्राम को, जो वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन है RL सर्किट में। बच्चों, अब इनकी प्रतिबाधा वगैरह कैसे निकालेंगे। अगर आप ये VL देखें तो ये भी VL ही होगा। तो बच्चों, प्रतिबाधा निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होगी बेटा वो कितनी होगी। टोटल वोल्टेज बराबर, अगर आप देखें तो ये होगा बच्चों, ये VL है पूरा का पूरा, तो हम कहेंगे VL² प्लस VR²। तो E0 बराबर, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं बच्चों VR को हम तोड़ सकते हैं I0R², I0² भी होगा और ये होगा I0² और XL²। तो XL तो आप जानते हैं बच्चों प्रेरक है, प्रतिघात है, एक तरीके से कुंडली का प्रतिरोध। ठीक है बेटा, अब I0 बच्चों अगर इसमें से कॉमन निकालें हम लोग तो वो आएगी I0² बाहर लेंगे तो I0 आएगा और ये हमारे पास बनेगा बेटा R² प्लस XL²। तो E0 अपॉन I0 को अगर हम इस तरह से ले लें तो हमारे पास बन गया R² प्लस XL²।
तो बच्चों थोड़ी देर के लिए देखिए, वोल्टेज अपॉन करंट होता है प्रतिरोध, इसे यहाँ पे बच्चों हम जेड कहेंगे, क्योंकि जेड होगी प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, ठीक है। और ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो बच्चों इस प्रकार से हमने टोटल प्रतिरोध निकाल दिया, जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं बेटा। तो बच्चों अब इसके बाद हमें क्या रह गया, अब इसके बाद रह गया वोल्टेज और करंट में कलांतर। तो वो बच्चों हम tan फाई की फॉर्म में निकालेंगे, tan फाई। तो tan फाई बराबर कितना होगा आप देखें तो VL, जो कि लंब बटे आधार, ये जो होगा VL, तो VL बच्चों वही होगा I नॉट इंटू XL, ठीक है बेटा। और ये हो जाएगा I नॉट इंटू R, तो बच्चों I नॉट से I नॉट कट गया, तो ये हो जाएगा XL अपॉन R, ठीक है स्टूडेंट। XL को बच्चों थोड़ा नीचे ऐसे बनाना है, और तो हम कह सकते हैं बच्चों हमारे पास जो tan फाई आएगा बच्चों, tan फाई, तो अगर हमें XL पता हो और R पता हो तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, tan फाई निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से पूरा सर्किट हमारा डिस्कस हो गया। हम इसमें कलांतर भी देख लिया, अगर XL पीरियड की प्रतिघात पता हो, ये सब चीजें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद मैं सिखाऊंगा बच्चों आपको RC परिपथ, ओके। तो बच्चों RC परिपथ कैसे करेंगे, इसको भी हम पहले की तरह करेंगे। पहले बच्चों हम R बना लेंगे अपने लिए, और फिर एक संधारित्र दिखा देंगे, C का मतलब है संधारित्र बच्चों, ठीक है। और ये हमारा एक प्रत्यावर्ती स्रोत हो जाएगा इस प्रकार। तो बच्चों इसमें भी हम अलग अलग वोल्टेज करंट को पहले निरूपित कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर हम I नॉट देखें और VR देखें तो इस तरीके से होगा बेटा। तो जो वोल्टेज होगी R पे वो इस तरीके से होगी, और अगर C पे देखें तो बच्चों I नॉट अगर ये है तो VC जो होगी वो इस तरीके से होगी, क्योंकि C में जो होता है बच्चों संधारित्र में करंट आगे चलती है और वोल्टेज जो है पीछे, यानी जो है पश्चिमगामी रहती है, और करंट जो है अग्र रहती है, अग्रगामी। इसी चीज को अगर हम एक फेजर डायग्राम में देखें तो बेटा फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो गौर से देखो। तो बच्चों फेजर डायग्राम में फिर हमने एक एक्स एक्सिस लिया, वाई एक्सिस लिया, यहाँ पे बच्चों I नॉट हो गया, और यहाँ पे हमने VR दिखा दिया। तो बच्चों VC जो होगी वो तो नीचे होगी इस प्रकार से। तो जो करंट आएगी बच्चों इस तरीके से आएगी, वोल्टेज। तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी बच्चों V नॉट होगी इस प्रकार से, और वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जो फाई होगा कैसा होगा, तो फाई बच्चों इस बार इस तरीके से दिखाया जाएगा, ये फाई हो गया। तो ये बच्चों हमारा हुआ फेजर डायग्राम RC सर्किट का। इससे बच्चों इसकी प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे, तो प्रतिबाधा निकालने का तो तरीका वही है बेटा। अगर आप देखें सीधा सीधा, सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले E नॉट देखेंगे, E नॉट। तो E नॉट बराबर आप देखें VR स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। और ये कितनी यहाँ से बच्चों VC, तो ये हम लगा देंगे फॉर्मूला VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा E नॉट बराबर I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I नॉट स्क्वायर XC स्क्वायर। फिर E नॉट कितना हो गया बेटा, ये हो गया आपका I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। I नॉट बाहर आ गया, ये इस तरीके से हो गया R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। तो बच्चों E नॉट अपॉन I नॉट पहले की तरह क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, और ये हो गया हमारे पास R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबाधा आ गया। तो आपने गौर से देखा है तो फर्क कहाँ रहता है बच्चों, RL सर्किट की प्रतिबाधा में R तो कॉमन है, R तो आ रही आ रहा है, एक तो XC आता है, उसमें RL में XL आता है, और RC में XC आता है, ठीक है बेटा। तो tan फाई कैसे निकालेंगे बच्चों, tan फाई का मतलब है कलांतर, तो हम tan की फॉर्म में निकालेंगे तो वो जाएगा बच्चों आप देखें VC अपॉन VR। तो बच्चों इसे भी अगर हम इस प्रकार से करें तो I नॉट XC अपॉन I नॉट R, ये कट गया, तो ये आ गया tan फाई बराबर XC अपॉन R। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम इसका कलांतर निकालने के लिए आएगा तो RC सर्किट हो गए। तो बच्चों ये हमारे सारे सर्किट हो गए। LCR हम पहले पढ़ चुके थे, RL अब पढ़ लिया, RC पढ़ लिया। तो बच्चों सर्किट में आपको कुछ भी निकालने की आ सकता है, न्यूमेरिकल में आपको बाद में सिखाऊंगा, लेकिन
अब मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ बेटा वो है वर्ग माध्य मूल मान जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का, वो क्या होता है, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, उस पर बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो डेरिवेशन बोर्ड में बहुत आता है, उसे आप सीख लेते हैं एक बार। तो बेटा सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जिसे बच्चों काल्पनिक मान भी बोला गया है, जिसे वर्चुअल वैल्यू भी बोलते हैं बेटा, वर्चुअल वैल्यू। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है बेटो कि वर्चुअल वैल्यू ये क्या चीज है। तो अब आपको मैं एक चीज सिखाता हूं बच्चों, आप गौर से देखें अगर, कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा है बेटा, वो जो है किसी भी क्षण पे कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू हमेशा बच्चों बदलती रहती है। आप देखें हमेशा वैल्यू बदलती रहती है इस प्रकार से। तो बच्चों कैसे हम उसकी पूरा मान निकाल सकते हैं, तो ऐसी केस में हमें एवरेज वैल्यू निकालनी होती है। इसका जो प्रभाव है पूरी एसी का प्रभाव कितना है, कितना मतलब इसका मान कितना होगा। तो इसको ऐसे करा गया बच्चों, इसमें हमें प्रतिरोध की हेल्प ली गई, क्योंकि प्रतिरोध एक ऐसा एलिमेंट है जो एसी पे भी वही व्यवहार करता है जो डीसी पे करता है, दिष्ट धारा पे। तो बच्चों अगर हम ये कहें, थोड़ी देख लिए प्रकाश तो बाद में देखेंगे कि अगर एक डीसी करंट ली जाए, और डीसी करंट जो होती है वो जो किसी प्रतिरोध में, एक डीसी करंट के लिए हमने प्रतिरोध लगाया आर, और उस डीसी धारा को हमने उसमें प्रवाहित करवा दिया। तो यहां पे मैंने ली डीसी धारा, ये है बच्चों दिष्ट धारा, दिष्ट। तो बच्चों और कितने टाइम के लिए, क्योंकि मुझे निकालना है प्रत्यावर्ती धारा का, तो उसका आवृत्त काल ले लिया 0 से t, तो टाइम लिया बच्चों मैंने t, ठीक है, दिष्ट धारा की। तो जितनी हीट वो दिष्ट धारा प्रोड्यूस करती है h, ये होगी दिष्ट धारा की हीट। ठीक है बेटा, तो मैं कह सकता हूं बच्चों उतनी ही वैल्यू अगर मैं 0 से t टाइम की एसी प्रत्यावर्ती धारा प्रोवाइड करूं, प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा होगी बेटा। ठीक है, प्रतिरोध वही रहे, जो समय है वो भी सेम रहे, तो अगर वो उतनी हीट प्रोड्यूस कर दे जितनी की दिष्ट धारा कर रहा है, ये प्रत्यावर्ती धारा की वजह से होगी। और अगर ये बच्चों दोनों हीट सेम हो जाए तो हम कहेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का मान वही है जो इस दिष्ट धारा का होगा। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो बच्चों सबसे पहले बात आती है कि अगर हम ये वैल्यू निकालें तो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है बेटा वो कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, इस प्रकार। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें बेटा, आई स्क्वायर होगा यहाँ पे, तो H बराबर हमारे पास हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। और स्मॉल हीट की बात कर रहे हैं बच्चों, तो स्मॉल हीट के लिए पहले प्रत्यावर्ती धारा की मैं स्मॉल हीट लूंगा, ठीक है, एवरेज। तो डी स्क्वायर हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और समय प्रतिरोध वही है बेटा, समय में ले रहा हूं dt, क्योंकि हम पूरा तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, हम समाकलन करेंगे और लिमिट लगा देंगे बेटा। अब बच्चों अगर बात आती है कि टोटल हीट कैसे निकली, क्योंकि मैं तो h निकाल लिया, तो मैं इसका समाकलन करूंगा और इसका जो इंटीग्रल होगा बच्चों 0 से t के बीच में होगा, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन कौन सी चीज ऐसी जिनका समाकलन नहीं करना, तो बेटा आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा इस प्रकार से, और आपको जो समाकलन करना है बेटा वो साइन का करना है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कैसे हम एवरेज वैल्यू, तो बच्चों ये dh का जो समाकलन करेंगे वो कितना आएगा, आप देखें वो h हो जाएगा, h। ठीक है बेटा, तो ये जो वैल्यू h होगी बेटा, तो ये अगर हम बात करें ये कैसे सॉल्व की जाएगी, तो इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे। आई नॉट स्क्वायर r ऐसे आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, थोड़ा देखने वाली बात है। यहाँ पे हमें इसका इंटीग्रल लगाएं 0 से t, और ये dt हो गया। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है cos ओमेगा t बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा टी एंगल ले लिया, तो इससे बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ सकता है, यानी मैंने cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाया बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, इस प्रकार। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, लिख सकते हैं बेटा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बच्चों आप डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाओगे। तो अब बात आती है बच्चों h बराबर, ये 2 बाहर ले लो बच्चों, 1/2 आई नॉट स्क्वायर r, और बच्चों इसे सॉल्व करने के लिए हम अंदर के ब्रैकेट को खोलेंगे तो 0 से t की लिमिट 1 आ जाएगा, और
और dt की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, माइनस 0 से t फिर आ गया, और ये आ गया बच्चों cos 2 ओमेगा t और dt। तो हमने दोनों ब्रैकेट अलग अलग कर लिए। अब बच्चों हमें ये दोनों ही अलग अलग तरीके से सॉल्व करने हैं। पहले हम dt को सॉल्व करेंगे, फिर cos 2 ओमेगा t को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए बेटा। बच्चों cos 2 ओमेगा t को मैं अलग से सॉल्व करके बताता हूं आपको। 0 से t, और बच्चों cos का जो समाकलन होगा sin का, प्लस का sin 2 ओमेगा t अपॉन में हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है बेटा। और ये इंटीग्रल अगर हम कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये लिमिट आ गई 0 से t। तो बच्चों 1/2 ओमेगा बाहर आ गया। अब बच्चों लिमिट रखो जरा इसमें, यह जगह sin 2 ओमेगा इंटू टी, इस प्रकार से, और माइनस बच्चों 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब बच्चों गौर से इसे देखें तो यह जगह 1/2 ओमेगा, बच्चों sin 2 ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी माइनस और इंटू टी माइनस 0। तो बच्चों t से t कैंसिल आउट हो गया, और बच्चों sin 4 पाई, sin के सारे पाई के मल्टीपल 0 होते हैं बच्चों, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यह है 1/2 ओमेगा 0 माइनस 0, वो ये बराबर हो गया 0। तो बच्चों इस हमें एक बात पता चली, जो ये हमारे पास टर्म है ये पूरी, इसका समाकलन तो बच्चों 0 होगा, 0, ये 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास जो टर्म बची सिर्फ ये वाली टर्म बची बच्चों, इतनी टर्म को हमें सॉल्व करना है बच्चों। ये टर्म हमारे पास है और इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। तो बच्चों अब अगर हम इसे सॉल्व करें शेष वाली टर्म को, तो ये आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2, और ये बच्चों आएगा t, और t की लिमिट होगी 0 से t। तो बच्चों जब लिमिट रखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है इतना, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2 आई नॉट स्क्वायर आर, और जब t रखेंगे तो t आएगा बच्चों, और जब 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच्चों, अब यहाँ पे आप देखें थोड़ी देर के लिए, ये जो टर्म आई ये क्या चीज है बच्चों, ये हीट प्रोड्यूस हुई है प्रत्यावर्ती धारा के 0 से t मान के लिए, यानी ये माध्य मान है। और बच्चों इसी वैल्यू को अगर हम ये हीट देंगे तो हम कहेंगे जिस धारा ने इतनी हीट प्रोड्यूस करी इतने टाइम में। तो बच्चों अगर मैं इसका नाम समीकरण रख दूं थोड़ी देर के लिए 4, समीकरण 4 रख दूं बेटा, तो समीकरण 1 व 4 को बच्चों अगर हम बराबर कर दें समान रखने पर, आप देखें समीकरण 1 व 4 से, तो बच्चों आई स्क्वायर आर जो होगी दिष्ट धारा, आर स्क्वायर टी, और ये हो जाएगी आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आर इंटू टी, तो ये तो कट जाएगा। तो बच्चों ये जो आई स्क्वायर आर आई है, ये आई है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, और बच्चों इसे वर्ग क्यों कहते हैं, वर्ग माध्य मूल, मूल का मतलब वर्गमूल, ठीक है बच्चों। वर्ग आप देख रहे हैं, वर्ग आ रहा है माध्य 0 से t के बीच में, तो यहाँ आई आ जाएगा बच्चों आई नॉट अपॉन रूट 2। तो बच्चों ये जो हम कह सकते हैं जो आई का मान आया, ये दिष्ट धारा जो है, इसी धारा को हम AC का मान कहेंगे 0 से t के बीच में। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 0.707 आई नॉट, यानी जो भी प्रत्यावर्ती धारा का जो अधिकतम मान है उसका 0.707 कर दें, तो जो एक बच्चों नियत वैल्यू आती है, नियत मान, इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पूरा डेरिवेशन है, इसको हम वोल्टेज के टर्म्स में भी आगे करेंगे। तो अभी के लिए इतना, और इसको आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा बच्चों, ये बहुत पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा डेरिवेशन आपको एग्जाम में आता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।